नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है। यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु का मूल्य कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का मूल्य जो है वो 100 रुपया है। वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपया है। तो हम इस 100 रुपया पे 25% का सबसे पहले कमी कर देते हैं। 100 पे अगर हम 25% का कमी कर देंगे तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी हम इस 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो कम किया हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। हमने वस्तु का मूल्य मान लिया 100 रुपया, तो हम इस 100 रुपया पे 25% का डिस्काउंट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। यानी अगर हमें इस 75 को अगर 100 बनाना हो, 75 को 100 बनाना हो तो इस 75 में हमें कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा। हमें इस 75 में 25 का वृद्धि करना पड़ेगा। हमें इस 75 में 25 का वृद्धि करना पड़ेगा। हमें 75 में 25 का वृद्धि करना पड़ेगा। कितना में, 75 में इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि इस 75 में हम कितना प्रतिशत का वृद्धि कर दें ताकि ये फिर से वापस 100 बन जाए। तो हम इस 25 से 75 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 100/3%। 100/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि उस कम किए हुए मूल्य में अगर हम 33 सही 1/3% का वृद्धि कर देंगे तो वापस से अपने वास्तविक मूल्य पे आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक आदमी 50,000 रुपए को साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। वह 1/3 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से तथा 1/3 भाग को 7% वार्षिक दर पर निवेश करता है। तीसरे भाग को किस दर पर निवेश करे ताकि कुल धन पर 8% वार्षिक दर का ब्याज प्राप्त हो। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि पहले 1/3 भाग को 6% ब्याज के दर पर निवेश कर रहा है, दूसरे 1/3 भाग को 7% ब्याज पे निवेश कर रहा है और जो शेष भाग बच रहा है, प्रिंसिपल का जो शेष भाग बच रहा है उसे किस दर पे निवेश करे ताकि उसे ओवरऑल 8% का ब्याज प्राप्त हो। तो देखिए हम इस प्रिंसिपल से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल से बनाएंगे तो ये 50,000 जो है हम इसका 1/3 निकालेंगे तो ये 3 से कटने वाला नहीं है। तो हम या तो इस 50,000 से लेके बनाएं या हम प्रिंसिपल कुछ मान के बनाएं, तो दोनों से हमारा आंसर वही आएगा। हम प्रिंसिपल कुछ ऐसा मान लेते हैं जो 3 से विभाजित हो। अगर हम 50,000 लेके बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा लेंदी बन जाएगा। तो हम प्रिंसिपल को कुछ मान लेते हैं और वैसा कुछ मानते हैं जो 3 से विभाजित हो। तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 300 रुपया। हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 300 रुपया। हमने मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, 300 रुपया है। अब देखिए पहले 1/3 को 6% ब्याज के दर पे निवेश कर रहा है, यानी हम इसका 1/3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। इस 100 रुपया को 6% के ब्याज के दर पे निवेश कर रहा है, यानी हम इस 100 का 6% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। यानी यहां उसे ब्याज कितना मिल जाएगा, 6 रुपया का ब्याज मिल जाएगा। दूसरे 1/3 यानी हम इस 300 का 1/3 निकालेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे 1/3 को 7% के ब्याज पे निवेश कर रहा है, तो हम इस 100 का अगर 7% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। यानी उसे ब्याज अभी तक कितना मिल गया, 6 रुपया और 7 रुपया यानी 13 रुपया ब्याज मिल गया। और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसे ओवरऑल जो है 8% का ब्याज मिलना चाहिए। तो हम इस 300 का अगर 8% निकालेंगे, हम इस 300 का 8% निकालेंगे तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, 24 रुपया। यानी उसे ओवरऑल 24 रुपये का ब्याज मिलना चाहिए और यहां तक उसे ब्याज कितना मिल गया, 13 रुपये का ब्याज मिल गया। अब देखिए 100 रुपया 300 रुपये में से 200 रुपये निकल गया, शेष उसका प्रिंसिपल कितना बच गया, 100 रुपया। यानी इस 100 रुपया को किस ब्याज के दर पे निवेश करे ताकि उसे ओवरऑल 24 रुपये का ब्याज प्राप्त हो जाए। यानी यहां 6 रुपये का ब्याज प्राप्त हो गया, यहां 7 रुपये का यानी 13 रुपये का ब्याज प्राप्त हो गया। यानी इस प्रिंसिपल पे, इस 100 रुपये पे उसे 11 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है।
इस 100 रुपये पे 11 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है, तब जाके हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो 24 रुपये के बराबर होगा। तो देखिए इस 100 का हम कितना प्रतिशत निकालेंगे कि हमारा 11 रुपये निकल के आएगा। तो हम इस 100 का अगर 11% ले लें, हम इस 100 का 11% ले लेंगे तो हमारा 11 रुपये निकल के आ जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया कि जो शेष धनराशि है उसे 11% के ब्याज के दर पे निवेश कर दे तो उसे ओवरऑल 8% का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है राम अपने कार्य के उपकरण को 1850 रुपए में बेचा तथा 25% का लाभ प्राप्त किया। राम ने किस मूल्य पर वह उपकरण खरीदा था। हमें क्या निकालना है, उस उपकरण का हमें क्रय मूल्य निकालना है, हमें उस उपकरण का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए उस उपकरण को 1850 रुपए में बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी उस उपकरण का अगर क्रय मूल्य 4 यूनिट होगा तो 1 के लाभ पे अगर बिकेगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। यानी हम यहां से उस उपकरण का सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए उस उपकरण का अगर सीपी 4 यूनिट होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 के लाभ पे बिकेगा तो 5 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 1850 रुपया। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1850 रुपया दिया हुआ है तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। हम इसे अगर 5 से भाग देंगे तो ये 5 से 3 बार में जाएगा, हाथ में 3 यानी 35 7 बार में जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 370 रुपया। हमें क्या निकालना था, उसका क्रय मूल्य निकालना था। यानी 4 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है तो हम इसमें 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2 12 2 14। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 1480 रुपया। उस उपकरण का क्रय मूल्य क्या होगा, 1480 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक समिति में 10 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष तक बढ़ जाती है जब 37 वर्ष और 47 वर्ष के 2 पुरुष को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, औसत आयु निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों महिलाओं की आयु का योग निकालना पड़ेगा। अब देखिए दोनों महिलाओं का आयु का योग जो होगा ये दोनों पुरुष के आयु के योग से ज्यादा होगा, तभी जाके 10 लोगों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। अब देखिए 10 लोगों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो टोटल योग में कितना वर्ष का वृद्धि हुआ होगा। टोटल योग में 10 लोगों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो टोटल योग में कितना वृद्धि हो जाएगा, 10 गुने 2 यानी 20 वर्ष का वृद्धि हुआ होगा। 20 वर्ष का वृद्धि हुआ होगा। यानी जो 2 महिला के आयु का योग होगा वो दोनों पुरुष के आयु के योग से 20 वर्ष ज्यादा होगा। तो देखिए यहां से हमारा निकल के आ जाएगा, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, दोनों महिला के आयु का योग निकल के आ जाएगा। हम आयु का योग कैसे निकालेंगे, दोनों पुरुष का हमें आयु दिया हुआ है। एक पुरुष का आयु कितना है, 37 है, दूसरे का क्या है, 47 है, और प्लस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इन दोनों पुरुष के आयु से 20 वर्ष ज्यादा होगा, तभी जाके 10 लोगों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हुई होगी। अब देखिए यहां से हमारा दोनों महिला का योग, आयु का योग निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 प्लस का 40 कितना हो जाएगा, 70, 70 20 कितना हो जाएगा, 90, 90 और 14 कितना हो जाएगा हमारा, 90 और 14 हो जाएगा 104। हमारा योग क्या निकल के आ गया, 104 निकल के आ गया। 2 महिला के आयु का योग 104 निकल के आ गया। तो हमें क्या निकालना था, औसत निकालना था। हमें जो है औसत निकालना था। यहाँ लोग कितने हैं, 2 हैं, और योग कितना निकल गया है, 104। 104 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। 104 में 2 से भाग देंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 52 वर्ष। यानी उन दोनों महिलाओं की औसत आयु हमारा क्या निकल के आ गया, 52 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे काम पूरा करेंगे। हमें क्या निकालना है कि अगर दोनों साथ में मिलकर उसी काम को करेंगे तो काम कितना दिनों में समाप्त हो पाएगा। यानी ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितना दिनों में समाप्त हो पाएगा, हमें ये निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए जो है काम को 9 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। यानी 9 गुना 18 करेंगे, बटे हम क्या करेंगे, 9 प्लस 18 करेंगे। यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 9 प्लस का 18, ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 9 गुने 18 बटा क्या हो जाएगा, 27। अब देखिए इस 9 से 27 को काटेंगे 3 बार में जाएगा, इस 3 से 18 को काटेंगे 6 बार में।
यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 6 दिन, यानी दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए की मासिक आय बी की मासिक आय का 3 गुना है, बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 15% ज़्यादा है, सी की मासिक आय 32,000 रुपया है, ए की मासिक आय क्या है। हमें क्या निकालना है, ए की मासिक आय निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी के मासिक आय का हम रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए और बी के मासिक आय का रेशियो निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 3 गुना है, यानी अगर ए की मासिक आय 3 यूनिट होगा तो बी का मासिक आय कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 15% ज़्यादा है। तो हम यहाँ से बी और सी का मासिक आय का हम रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि सी का मासिक आय कितना है, 100 यूनिट है। हमने मान लिया कि सी का मासिक आय 100 यूनिट है, तो बी का मासिक आय सी के मासिक आय से 15% ज़्यादा है, यानी हम इस 100 का 15% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी बी का मासिक आय कितना हो जाएगा, 115 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को अगर हम 5 से काटेंगे तो 115 5 से कितने बार में जाएगा, 23 बार में, और 100 जो है 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। यानी यहाँ से B/C क्या निकल के आ गया, 23/20 निकल के आ गया, और यहाँ से A/B क्या निकल के आया, 3/1 निकल के आया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम A/B/C निकाल लेते हैं। अब देखिए A/B/C निकालने के लिए यहाँ B हमारा क्या है, 23 यूनिट, और यहाँ B क्या है, 1 यूनिट। तो हम इसे B को बराबर कर लेते हैं। B को बराबर करने के लिए हमें इस रेशियो में 23 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इस रेशियो में 23 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा A क्या हो जाएगा, यानी हम 3 में 23 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, यानी 69 हो जाएगा (2). और B हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें 1 में 23 से गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23, और C कितना है, 20 यूनिट। अब देखिए तीनों हमारा निकल के आ गया कि अगर A का मासिक आय 69 यूनिट होगा तो B का मासिक आय कितना हो जाएगा, 23 यूनिट, और C का मासिक आय कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में C का मासिक आय कितना दिया हुआ है, 32,000 रुपया, यानी इस 20 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 32,000 दिया हुआ है। 20 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 32,000 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, ए की मासिक आय। ए की मासिक आय कितना है, 69 यूनिट। हमें जो है 69 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हम इस 1600 में अगर 69 से गुना करेंगे तो देखिए 0 में 69 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद हम इस 6 से 69 में गुना करेंगे तो हम 70 में 6 से गुना कर लेते हैं। 70 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420। 420 में से हम 6 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 414। 414 का हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाथ में बच के आ जाएगा 41। उसके बाद हम इस 1 से गुना करेंगे 69 में तो 69 हो जाएगा। 69 में अगर हम 41 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70, और 70 और 40 कितना हो जाएगा, 70 और 40 110 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 110। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया, ए का मासिक आय क्या निकल के आ गया, 1,10,400 रुपया। ए का मासिक आय हमारा क्या निकल के आ गया, 1,10,400 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर 5 है तो संख्या के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग के योग क्या होगा। हमें क्या निकालना है, संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का योग निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि हमारी जो संख्या है वो 1 से, हमारी जो संख्या है वो 1 से, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम के मध्य का अंतर हमें दिया हुआ है 5। हमें अंतर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, संख्या का वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का हमें योग निकालना है। तो देखिए ये चीज़ हमने अलजेब्रा में पढ़ रखा है। अगर किसी को भी अलजेब्रा में प्रॉब्लम हो तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अलजेब्रा, मैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा से पढ़ा रखा है अलजेब्रा, आप देख सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अलजेब्रा में। तो देखिए अगर हमें x - 1/x दिया हो और हमसे x² + 1/x² पूछ रहा हो तो हम क्या करते हैं, हमें जो है माइनस वाला दिया हो और प्लस वाला पूछ रहा हो तो हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे, और हमसे माइनस वाला दिया है और प्लस वाला पूछ रहा है तो हम इसमें प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी हम 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, प्लस का 2 करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 27 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है x = -21, y = 16 और z = 5 है तो x³ + y³ + z³ क्या होगा।
तो देखिए एक हमारा एलजेब्रा में फार्मूला होता है, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो देखिए हम यहाँ चेक करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है या नहीं। तो देखिए हम यहाँ चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए x का वैल्यू हमारा क्या है, -21 है, y का वैल्यू क्या है 16 है, प्लस z का वैल्यू क्या है 5 है। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -21 प्लस 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी प्लस का 21। यानी यहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। हमें निकालना था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए यहाँ हमारा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है -16, x का वैल्यू क्या है -16, y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है हमारा -21, x का वैल्यू क्या है -21, y का वैल्यू क्या है हमारा 16 और z का वैल्यू क्या है 5 है। तो देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, 16 में हम 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 80, 80 में हम 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा 240 गुने कितना हो जाएगा -21। अब देखिए इस 240 में हम -21 से गुना करेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा। हम इसमें अगर 21 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। 21 से अगर हम 4 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 84 के 4 हाथ में 8, और 21 में हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 42, 42 में 8 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 50। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस का 5040 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, -5040। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है और रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, तो इस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी रेलगाड़ी की लंबाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया 75 मीटर, यानी हमें दूरी पता चल गया, दूरी कितना पता चल गया 75 मीटर, दूरी हमें क्या पता चल गया 75 मीटर। और हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है, रेलगाड़ी का स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो हम समय निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा डिस्टेंस जो है मीटर में है और स्पीड क्या है किलोमीटर पर घंटा, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें इस 20 में 5/18 से गुना करना पड़ेगा, इस 20 में 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है मीटर में है और स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देते हैं। डिस्टेंस हमारा कितना है 75 मीटर और स्पीड क्या है 20 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 75 गुने 18 बटा क्या हो जाएगा 20 में हम 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 75 में 18 से गुना कर लेते हैं, 75 में 18 से गुना करेंगे, 18 पचे कितना होता है 90, 90 के 0 हाथ में 9, 18 से कितना होता है 126, 126 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 135, ये कितना हो जाएगा 135 बटा क्या हो जाएगा 100 सेकेंड। अब देखिए हम इसमें 100 से भाग देंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, हम इसमें 10 से अगर भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 13.5 सेकेंड में उस व्यक्ति को जो है रेलगाड़ी पार कर लेगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिससे हमें भाग देना रहता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। यानी हम यहाँ भाग दे के क्या चीज से चेक करें, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3, 4, 5, 6, 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे।
अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। यानी अगर हम 8 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद हम 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, यानी 2 हमारा यहाँ पे है, हम एक 3 ले लेंगे। उसके बाद हम 5 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी हम 5 यहाँ ले लेंगे। उसके बाद हम 4 का फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 यहाँ पे है। उसके बाद 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3, यानी 3 यहाँ पे भी है हमारा। अब देखिए हम यहाँ से इसमें गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, और हम इस जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा इस संख्या में अगर हम 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें एक कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर हम गुना करेंगे तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ 2 गुने 2 एक जोड़ा है, उसके बाद 2, 3 और 5 है, यानी जोड़ा नहीं है। तो हम इसमें गुना करेंगे तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हमें इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका जोड़ा बनाना पड़ेगा। यानी हम यहाँ से लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। यहाँ से जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो संख्या क्या हो जाएगी, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि सबका हमारा जोड़ा बन गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ गुना कर लेंगे, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। 25 में हम 4 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 100। 100 में अगर हम 4 से गुना कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 400। 400 में 9 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 3600। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 3600, जिसे अगर हम 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।